हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू दी 7th लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लास्ट क्लास में हम लोग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे, लेकिन सवाल वगैरह ज़्यादा नहीं किए थे। तुम लोग हमको जो सर्कुलर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जो था बी, उसकी वजह से कैपिटल आर के अंदर और कैपिटल आर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड का फॉर्मूला बता दोगे? अंदर में क्या होता था? स्मॉल r by 2 dv by dt। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू स्मॉल r by 2। स्मॉल r था सेंटर से उस पॉइंट का दूरी, लेकिन वो दूरी कैपिटल R से कम होना चाहिए। कैपिटल R जो था रेडियस ऑफ द रीजन था जिसमें मैग्नेटिक फील्ड था, यस और नो। और बाहर में था कैपिटल R स्क्वायर बाई 2 स्मॉल r dv by dt। वेरी गुड, यू आर ए गुड बॉय। तो इस पे 2-3 सवाल हम लोगों को करना है, नॉर्मल मेथड से भी और एक आधा थोड़ा अंदर घुस के भी देखेंगे। पहला सवाल है कि ये रीजन है, ऑब्वियसली इस रीजन का कोई भी रेडियस हम लोग रख सकते हैं, सर्कुलर रीजन है, इस रीजन का कोई रेडियस रख सकते हैं कैपिटल आर। ओके, एंड इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, इट वेरीज एज बी नॉट इंटू टी स्क्वायर। बी नॉट इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, टी इज टाइम। ठीक है सर। और इसमें एक हम आपको वैसे तो कंडक्टर नहीं भी बोल सकते हैं, सिंपली बोल सकते हैं कि एक 2 पॉइंट है पी एंड क्यू, जिसका लेंथ है एल। पी और क्यू के बीच का दूरी है एल, लेकिन सेंटर से जो इसका दूरी है वो हम आपको मेंशन कर सकते थे। अभी हम क्या बोल रहे हैं कि एक कंडक्टिंग मान लो कि ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो उस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड और पूरे रीजन का सेंटर दोनों एक ही जगह लाई करता है। किसी एक साइड के अक्रॉस आने वाला पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? दैट इज माय क्वेश्चन। दैट इज माय क्वेश्चन। इज दैट ओके? हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। इन फैक्ट आपको यहां से यहां के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। पोटेंशियल डिफरेंस पता करने का एक ही तरीका होता है 2 पॉइंट के बीच में, इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, है ना। लेकिन हम उस डिटेल में अभी डायरेक्ट जाना नहीं चाहते हैं, इंटीग्रेशन वाली डिटेल में नहीं जाना चाहते, ऑब्वियसली सेकेंड मेथड में जाएंगे। लेकिन एक बात ये कहो कि ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्या इस इक्विलेटरल ट्राइंगल से पास होता हुआ फ्लक्स हम लोग बता सकते हैं किसी भी टाइम पे? सवाल तो आप समझ गए ना सर, ये सवाल। ठीक, क्या इस इक्विलेटरल ट्राइंगल से पास होता हुआ फ्लक्स, आराम से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक, आप मतलब आप, ठीक है। रेडियस का कोई बात ही नहीं, रेडियस कैपिटल आर है। क्यों? अच्छा, एगो पी क्यू आर वाला है। अच्छा ठीक है, तो आर नोट कर दें, क्यू आर का आर जरूरत नहीं होगा हम लोगों को। एनीवे, आप हमको जरा बताइए कि क्या इस ट्रायंगुलर रीजन से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स आप बता सकते हैं सर? क्या फाई बराबर बी इंटू ए, बी इंटू एरिया इंटू कॉस 0। बी की जगह क्या रख दूं? बी नॉट टी स्क्वायर। एरिया की जगह पे √3/4 एल स्क्वायर। ये हो गया फाई। यस और नो? कहो हाँ। अच्छा, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप, बस मैग्नीट्यूड अभी हम बात कर लेते हैं, माइनस साइन का तो जो करना हो कर लेंगे। d5/dt, इसका d5/dt करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3/4 एल स्क्वायर इंटू बी नॉट इंटू 2t। यस और नो? इसका डिफरेंशिएशन टी स्क्वायर का 2t। अब ये जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, आप इसमें मतलब इस तीनों साइड में होगा। थोड़ा सा आप हमको बता सकते हैं कि बैटरी तीनों में बराबर बराबर बना दें बैटरी? पहले तो बताओ कि यहां से यहां जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा घटेगा, इसमें अगर करंट होता तो कैसे होता? एंटी क्लॉकवाइज होता क्या? क्योंकि फ्लक्स तो अंदर की तरफ बढ़ रहा है, उसको घटाना होता लेंज लॉ के मुताबिक, तो ऐसे करंट आता। ऐसे करंट आने के लिए बैटरी इसमें कैसा होना पड़ेगा? कुछ इस तरीके का, इसमें भी कुछ इस तरीके का, यस और नो, और इसमें भी कुछ इस तरीके का, यस और नो। उस ईएमएफ इंड्यूस्ड का तीनों में होगा सिमेट्री के मुताबिक। सिमेट्री है इसीलिए हम कह रहे हैं, यस और नो। तो ये कितना हो जाएगा? E/3 E/3 E/3। सही कि गलत? और जो
मतलब हम लोग लिख सकते हैं वी क्यू माइनस वी पी, दैट इज ईएमएफ इंड्यूस्ड बाय 3। माइनस साइन नहीं लिए, माइनस साइन के बदले हम पोलैरिटी का डिसीजन ले चुके हैं, है ना। ऐसा पोलैरिटी होगा तभी ना करंट आएगा, कुछ इस तरीके के बढ़ते हुए फ्लक्स को घटाएगा। और ये ई बाई 3 अगर कर दूंगा, जैसे 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, √3/2 एल स्क्वायर बी नॉट टी इंटू 1/3, 1/2 √3 हो जाएगा ना, तो 1/2 √3 एल स्क्वायर इंटू बी नॉट टी। सही कि गलत? पक्का? हाँ 1/3 ही है, 1/3। हाँ कहाँ? अच्छा ये ठीक है, अब कोई दिक्कत? पक्का? इसको पहले आप लिख लीजिए, इसको पहले आप लिख लीजिए। अच्छा एक बात बताओ, तुमको नहीं लगता है कि अगर ये सिमेट्रिकल नहीं होता, माने तीनों साइड सेंटर से बराबर बराबर दूरी पे नहीं होते, तो तीनों में इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता वो अलग अलग होता? होता नहीं होता? पक्का? जैसे मैं अगर आपसे ऐसा कह देता कि ये रीजन है सर्कुलर रीजन, मैग्नेटिक फील्ड कितना रख ले भाई, बी नॉट, बी नॉट बी बराबर बी नॉट टी। इट डजंट मैटर कि तुम बी नॉट टी स्क्वायर रखते हो कि टी क्यू रखते हो, उससे तो खास सिर्फ डी बाई डी टी इम्पैक्ट करेगा। एक बात बताओ, अगर मैं ऐसा दे देता आपको, ये सेंटर है, सेंटर ऑफ द सर्कुलर रीजन, अगर हम आपसे ऐसा दे देते सर कि मान लिया जाए, पिछला बार में एरिया आपको समझ में आया था ना, √3/4 ए स्क्वायर जो लिए थे, हाँ ठीक। अगर हम आपको एक ऐसा दे देते हैं एल एल एल, ठीक है, और पी और क्यू हम ऐसा दे देते हैं, ओके ठीक, और हम आपसे पूछ लेते हैं कि फाइंड potential difference between P and PQ. How should I proceed? आप समझ गए बात? एक सेंटर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का वर्टेक्स जो है सर्कुलर रीजन के सेंटर पे है। अब सवाल है कि इस P और Q के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आएगा क्या, और अगर आएगा तो कितना आएगा? सवाल समझ गए आप लोग? अब इसमें आप पूरे लूप से पास होने वाला फ्लक्स और पूरे लूप के क्रॉस ईएमएफ तो बता सकते हैं, बता सकते नहीं बता सकते क्या? अगर मैं आपसे ये कहता, सर मेरा बात सुनिए, आप सवाल समझ गए ना? हाँ, अगर मैं आपसे ये कहता कि फ्लक्स थ्रू दी लूप, अच्छा या पिछला वाला पेज में ना यहाँ पे लूप का पी छूट गया था, लिख लेना, ठीक है, फ्लक्स थ्रू दी लूप, तो वो तो अभी भी वही होगा, कितना, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो √3/4 एल स्क्वायर होगा, होगा नहीं होगा? बोलो प्यारे बच्चों, अरे कहो, ठीक है सर। अब जरा एक बात बताइए, एक बात जरा बतला देता हूँ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप ये हो जाएगा d5 कांस्टेंट, क्या क्या चीज बाहर आ जाएगा, √3/4 बी नॉट एल स्क्वायर इंटू dt²/dt, दैट इज 2t, तो √3/2 बी नॉट एल स्क्वायर इंटू टी, यस और नो, दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप। क्या उसका 1/3 1/3 1/3 तीनों में दे सकते हैं क्या? क्यों? सेंटर के अबाउट सिमेट्री,
क्या मतलब है इसका? हाँ, पिछला वाला क्वेश्चन में सर बोल दिया सिमेट्री, तो ठीक है, ठीक में था। हाँ, तो नहीं है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? तीनों में बराबर बराबर, पिछला में और इसमें फिर फर्क कुछ नहीं है। बेसिकली देखो, ये जो है, ये तो आप फैराडेज लॉ और लेंज लॉ का कॉम्बिनेशन कर दिए। इसमें आपने फैराडेज और लेंज लॉ यूज किया था, लेकिन उसके बाद सिमेट्री यूज कर लिया। यहां पर भी आप चाहते हैं कि उसी का 1/3 कर दें। इसमें कहीं पे आपने इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट को यूज किया क्या? जबकि पढ़ा तो वही टॉपिक रहे हैं। क्या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट यूज होना चाहिए था? अगर चाह लेते तो वहां पर तो हम बच गए, हम जानबूझ के बचा दिए तुमको। तुम एक बात बताओ, फोटो को थोड़ा साफ सुथरा बना ले। साफ सुथरा कैसे बनाया जाता है फोटो को? जितना कट्टिस है इसको खा जाओ। अपना दिल तो बच्चों, यहाँ पे हम सिंपली ये दे देते हैं कि अंदर की तरफ, काम खत्म। ठीक, अब एक बात बतलाओ, तुम हमको एक बात बतलाओ कि अगर मैं यहां से स्मॉल आर दूरी पे आपसे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पूछ लेते, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पूछ लेते और डायरेक्शन पूछ लेते, तो किधर होता? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता? किधर किधर? ठीक बोल रहे हो, ठीक बोल रहे हो। अभी तो पिछले क्लास में तो हम देखे थे ना, जब सर्कुलर रीजन था उसके अंदर यहां पर था, तो या तो ये क्लॉकवाइज सेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड आता था या टेंजेंशियली। नहीं, निर्भर करता है कि लेंज लॉ के हिसाब से क्या आंसर आना चाहिए। अभी अंदर की तरफ फ्लक्स बढ़ रहा था, तो उसको घटाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे आया और पॉजिटिव चार्ज को घुमाया, सो दैट करंट का फ्लक्स जो है वो बाहर की तरफ बढ़ते हुए फ्लक्स को घटाया। बात समझे कि नहीं? तो एक बात बताओ, यहां पर इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? क्लॉक में क्या, किधर? इस आर वाला जो लेंथ है इसके, बात नंबर 1 और ये बात नंबर 2, 1 की 2, वाई 1 लेंज लॉ। कौन सा लॉ? अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो हम लोग दिखा चुके हैं सर्कुलर वाले में। अगर इस डायरेक्शन में हुआ और यहां पर हम कोई कंडक्टर रख दिया ऐसा सर्कुलर, है ना, तो उसका जो पॉजिटिव चार्ज जो ऐसे ऐसे घूमेगा, तो करंट कुछ ऐसे एंटीक्लॉकवाइज में, और अंदर की तरफ एक्चुअल फ्लक्स बढ़ रहा है, इंड्यूस फ्लक्स उसको समझ में नहीं आया। दोबारा बताएं, हम ये कह रहे हैं कि अगर हम सिंपली यहां दे देते कि ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है V0T², तो यहाँ ये अगर एक छोटा सा कंडक्टर होता तो इसमें करंट तो कुछ ऐसे ही आता ना, क्योंकि एक्चुअल फ्लक्स अंदर की तरफ बढ़ रहा है, तो उसको ये घटाने का कोशिश करेगा। यस और नो? तो मुझे ये बात बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर हो गया, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हुआ ना। यहां से यहां तक जाऊंगा तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है r/2 dV/dt। तो यहां से यहां तक जाऊंगा तो r बदलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बदलेगा, बट डायरेक्शन विल रिमेन परपेंडिकुलर टू दी स्मॉल r इन अनदर वे परपेंडिकुलर टू लेंथ OQ। यस और नो? तो मैं क्या ऐसा कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी समथिंग लाइक दिस, सब जगह किस एंगल, कितने एंगल पे? 90 डिग्री पे। सब जगह कितने एंगल पे? 90 डिग्री पे। यस और नो? बोलो, दैट ओके? अब तुम ही बताओ कि अगर मैं O से Q तक जाऊं तो OQ क्या हो गया? एक इक्वी पोटेंशियल लाइन नहीं हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाते हैं तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाते हैं तो पोटेंशियल घटता है, और अपोजिट जाते हैं तो पोटेंशियल, आप परपेंडिकुलर जाते हैं तो पोटेंशियल में कोई चेंज। आपको जब इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ा रहे थे तो ऐसे दिखाए थे ना कि मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ऐसे 90 डिग्री पे दो लाइन, मतलब एक लाइन खींच दे तो ये इस लाइन पे हर जगह पोटेंशियल सेम होगा, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली डेल्टा V जो होता है E.dr का इंटीग्रेशन होता है।
तो जब हम इस लाइन पे चलेंगे तो डी आर वेक्टर ओ क्यू के अलॉन्ग आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर आएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ओ क्यू विल बी जीरो। यस और नो? ये जो तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि वी ओ बराबर वी क्यू? यस और नो? वी ओ बराबर या डेल्टा वी अक्रॉस ओ क्यू बराबर जीरो। सही कि गलत? अगर मैं ओपी लाइन पे पूछूं तो ओपी लाइन पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इधर क्यों हुआ, इसके ऑपोजिट क्यों नहीं हुआ? लेंज लॉ। कौन सा? ताकि यहां पे अगर मान लीजिए कोई सर्कुलर ऐसा कंडक्टर रख देता तो उसका करंट जो आता है वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आता है। एक्चुअल फ्लक्स बाहर अंदर की तरफ बढ़ रहा है तो इंड्यूस्ड फ्लक्स जो होता है वो बाहर की तरफ आता है और उस फ्लक्स को घटाता है। यस और नो? कहो हाँ। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ? मोरल ऑफ द स्टोरी ये हुआ कि O से P के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा और O से Q के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। इज दैट ओके? तो डेल्टा वी ओ क्यू इज जीरो, डेल्टा वी ओ पी इज जीरो। सिर्फ जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा डेल्टा वी पी क्यू, डेल्टा वी। तो डेल्टा वी पी क्यू बराबर डेल्टा वी अक्रॉस लूप। यस और नो? और डेल्टा वी अक्रॉस लूप तो हम लोगों को मालूम ही है कितना, √3/2 बी नॉट एल स्क्वायर इंटू टी। यस और नो? बोलो सही कि गलत? क्या हम आपको समझा पाए ठीक से कि ओ क्यू के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्यों जीरो होगा? क्यों जीरो होगा? क्योंकि O से Q जो है वो रेडियस के अलॉन्ग चल रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल चेंज आप पढ़े होंगे, इलेक्ट्रिक इक्वी पोटेंशियल लाइन और इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज परपेंडिकुलर टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यस और नो? सो OQ लाइन इज इक्वी पोटेंशियल लाइन, potential will not change along OQ. Similarly, OP is also equipotential. Yes or no? केवल तो फिर इस लूप में है तो जरूर EMF इंड्यूस्ड, जो कि हमको कौन बता रहा है? फैराडेज लॉ बता रहा है। तो सारा का सारा पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से कहाँ होगा? और Q ज़्यादा पोटेंशियल पे कि P ज़्यादा पोटेंशियल पे? Q ज़्यादा पोटेंशियल पे नहीं, उसी लॉ से। किस लॉ से? लेंज लॉ से। कुछ इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड आना चाहिए कि वो एंटी क्लॉकवाइज करंट देता। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है तो पोटेंशियल करंट कुछ ऐसा आना चाहिए तो इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ये हायर पोटेंशियल होगा और ये लोअर पोटेंशियल होगा। देख लो जरा पूरे लूप के क्रॉस। सुनो ना, ये सवाल है, ये वाला सवाल, इसको एक और तरीके से देखते हैं जो बेसिक तरीका होगा, उसमें प्योर फिजिक्स लगेगा। ये सर्कुलर रीजन का सेंटर है। ओके, मान लिया जाए ये साइड लेंथ, ये क्या है? साइड लेंथ है ना? कितना है साइड लेंथ? L। और अभी पिछले सवाल को मैं कर रहा हूँ, ठीक। एक और बताओ, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यही दिया गया था ना? मतलब इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक साइड दिया था, इसका नाम क्या था? P और Q। साइड लेंथ कितना कितना था? L। ठीक है। एक बात बताओ, यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ तो वो लेंथ कितना हो जाएगा? √3/2L। यस और नो? और एक बात बताओ, अगर ये एंगल को मैं थीटा मान लूँ
तो ये जो येलो कलर का लेंथ है वो आप बता सकते हैं √3/2L अपॉन कॉस थीटा, यस और नो। तो ये वाला जो दूरी होगा वो हो जाएगा √3/2L सेक थीटा अपॉन कॉस थीटा, वो मैंने सेक थीटा। इज दैट ओके? अब एक बात बताओ कि इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होगा, यस और नो? ठीक। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा बता सकते हो? अगर ये मैग्नेटिक फील्ड B बराबर है B0T², नहीं अंदर की तरफ, तो यहाँ पे सेंटर से स्मॉल आर दूरी पे, स्मॉल आर अगर कैपिटल आर से छोटा हो, तो ये क्या होता है R/2 dB/dt फॉर R लेस देन कैपिटल आर, यस और नो? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा स्मॉल r/2 माने दिस बाई 2, तो √3/4 L sec theta into dB/dt. dB/dt is how much? 2B0T, यस और नो? ये तो B का वैल्यू हो गया। इसका डायरेक्शन भी हम बता लिए। डायरेक्शन जो बताया वो रेडियस वेक्टर के, मतलब जो भी सेंटर से पॉइंट के बीच का एक रेडियस वेक्टर बनाते हैं उसके परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर भी हम इधर बनाए इधर नहीं बनाए ड्यू टू लेंज लॉ, क्योंकि ये फ्लक्स जो है समय की तरह साथ अंदर की तरफ बढ़ रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो करंट एस्टैब्लिश करता अगर कोई कंडक्टर होता, तो वो करंट क्या करता, फ्लक्स ऐसा लाता कि बढ़ते हुए करंट को, फ्लक्स को कम करता, यस और नो? तो ये ई हो गया। अब एक बात बताओ, हमको यहाँ से P से Q के बीच पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। एक मिनट के लिए, ये पॉइंट का नाम तो O है, इस पॉइंट का नाम कुछ ले लेते हैं, D ले लेते हैं, ठीक है। हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस पता करने का एक तरीका होता है E.dr या E.dx। एक काम करते हैं दोस्त, ये दूरी को हम लोग ले लेते हैं x, मानने में कोई बुराई नहीं। तो इस डायरेक्शन में जो एक छोटा सा लेंथ ले लेंगे दैट विल बी dx, ठीक बोलो। और ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, कहो हाँ, ओके। अब जरा हमको बताओ कि E.dx अगर हम लोग लिखेंगे E.dx, ठीक है, हम क्या करते हैं D से Q के बीच E.dx निकाल लेते हैं, उसका मैग्नीट्यूड पता कर लेते हैं, और जो D से Q के बीच आएगा वैसा ही P से D के बीच आएगा, नहीं बोलो, नहीं तो थीटा का लिमिट भी चेंज कर देंगे, चिंता नहीं करो, हम थीटा अकॉर्डिंगली चेंज कर लेंगे। E.dx अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, E इंटू dx इंटू कॉस थीटा, कहो हाँ बोलो। E का वैल्यू तो हम लोग लिख लिए थीटा के टर्म में, तो अगर हम E.dx निकालेंगे तो E.dx जो होगा वो क्या हो जाएगा, E के जगह पे लिख लेंगे हम लोग, E के जगह पे कितना लिख लेंगे, ये 2t का कर दें, √3/2 B0 L sec थीटा इंटू टी, ये तो हो गया E, यस और नो बोलो। और दैट इंटू कॉस थीटा, क्या कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा को कॉस थीटा ही रहने देते हैं, कॉस थीटा को कॉस थीटा ही रहने देते हैं। अब एक बच गया क्या चीज़, डी का कट जाएगा, छोटा काम पहले नहीं करते हैं, बड़ा काम पहले करते हैं, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे क्या चीज़ बच गया, एक dx, उसी को ऑपरेट करना है। अच्छा एक बात बताओ, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, एक राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का हाइट कितना है, √3/2 L, यस और नो। और ये लेंथ कितना है x, तो क्या आप tan थीटा का वैल्यू बता देंगे, x अपॉन √3/2 L, तो tan थीटा बराबर 2x/√3 L, यस और नो। तो अगर हम बोले कि d tan थीटा बाई d थीटा, d tan थीटा बाई d थीटा, तो वो कितना हो जाएगा, 2/√3L
इंटू डी एक्स बाई डी थीटा, यस और नो। तो हाँ, ये हो जाएगा। tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इंटू √3l/2। कैन आई राइट इट एज dx? बोलो, अरे है ना। अब यार हमको E डॉट डी एक्स क्यों निकाले? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा E डॉट डी एक्स, यस और नो। तो थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं। डी भी, ये E डॉट डी एक्स क्या है? डी भी नहीं, तो डी भी का वैल्यू कितना हो जाएगा? √3/2 बी नॉट एल सेक थीटा और कॉस थीटा तो खत्म हो गया, हाँ, इंटू टी, और डी एक्स की जगह पे कितना? √3/2 नहीं एल और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यस और नो, बोलो। और अब जरा हमको बताओ कि अगर हम इस पूरे dv को, ये dv यहाँ पर बता रहा होगा कि जब यहाँ से dx आगे जाएंगे तो पोटेंशियल में क्या चेंज आएगा, ठीक है क्या? तो अगर हमको पूरा पोटेंशियल डिफरेंस देखना था तो या तो थीटा को 0 से 30 डिग्री ला करके 2 बार इंटीग्रेट कर ले, नहीं, थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा इस साइड में? इस साइड में भी तो -30 से +30 कर लो, या 0 से 30 करके 2 टाइम्स कर लो, जो भी तुमको ठीक लगे। -30 से +30 कर लेते हैं। तो डेल्टा v जो होगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ dv, ये कितना हो जाएगा? 3/4 बी नॉट एल स्क्वायर टी, और इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, है ना। और थीटा कहाँ से कहाँ तक? -30 डिग्री से +30 डिग्री, या -π/6 से +π/6। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको मालूम है? अब tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा होता है, tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कहो, हाँ। तो ये जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा? डेल्टा v बराबर 3/4 बी नॉट एल स्क्वायर टी, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा कहाँ से कहाँ तक? -30 से +30 डिग्री, +30 डिग्री देंगे तो 1/√3 माइनस ऑफ -1/, तो ये कितना हो जाएगा? 3/4 बी नॉट एल स्क्वायर इंटू टी, और इंटू 1/√3 माइनस ऑफ -1/√3, दैट इज 2/√3। देखो तो पिछला वाला आंसर यही मैच कर रहा था क्या? √3/2 बी नॉट एल स्क्वायर बाई टी, एल स्क्वायर इंटू टी, यही था ना, बोलो। तो ये जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? √3/2 बी नॉट एल स्क्वायर टी, यस और नो। काफ़ी मेहनत करके आया है ये, यस और नो, अरे बोलो पक्का? तो ये लिख लीजिए। लेकिन ये मेहनत करने से एक फ़ायदा हुआ कि तुमको E डॉट डी आर कैसे अप्लाई करे वो समझ में आ गया होगा, हाँ कि ना? पक्का लिख लो इसको। हाँ, इसमें एक चीज़ हमको लगता है आपको याद रख लेना चाहिए, काफ़ी आपको हेल्प करेगा। इस तरीके का अगर कोई सर्कुलर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा हो और कोई भी ऐसा दूरी दे दे आपको, ये PQ है और इसका लेंथ कुछ भी L0 है, ठीक, और सेंटर से ये वाला दूरी है कुछ R परपेंडिकुलर, ठीक। तो डेल्टा, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो B इज अ फंक्शन ऑफ T, तो डेल्टा भी PQ जो होगा बाबू वो हो जाएगा R परपेंडिकुलर बाई 2 इंटू L0 इंटू dV बाई dt,
दैट विल बी योर आंसर इन एवरी सिचुएशन। पिछले 2 क्वेश्चंस को भी अगर आप करना चाहेंगे तो इसी तरीके से कर सकते हैं। आप करके देखिएगा। पिछले क्वेश्चन में ये आर परपेंडिकुलर का वैल्यू जो होगा, लास्ट क्वेश्चन को अगर आप ऐसे कीजिएगा तो डेल्टा वी पी क्यू में आर परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना आ जाएगा, √3/2 एल इंटू ये पूरा लेंथ तो एल ही था, इंटू dv/dt की जगह पे कितना था, अच्छा आर परपेंडिकुलर बाई 2 भी करना था ना, आर परपेंडिकुलर अपॉन 2। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पिछले वाले केस में था वो था √3/2l अपॉन 2 इंटू एल, ये टोटल लेंथ, अब मल्टीप्लाइड बाई 2v0t। तो ये आंसर आपको आ जाएगा। इज दैट ओके? और इट इज़ वेरी इजी टू प्रूव दिस। वाई? बिकॉज अगर मान लीजिए आप यहाँ पर कोई भी ये वाला बात समझ में मतलब हटा दिए, मान लीजिए कि इन जनरल आप कोई भी यहाँ पे x लेंगे, कोई भी एक दूरी है r ले लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसके परपेंडिकुलर आएगा ऐसे नहीं, और इस एंगल को अगर मैं थीटा लूँगा तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, और इस दूरी को हम लोग x ले लेते हैं तो इधर की तरफ dx हो जाएगा। तो dv का वैल्यू क्या हो जाएगा, dv का वैल्यू हो जाएगा e इंटू dx इंटू कॉस थीटा, यस और नो। और e के जगह पे आ जाएगा आपको कितना, r/2, ये वाला दूरी नहीं, बाई 2 इंटू dv/dt इंटू dx इंटू कॉस थीटा। कहो हाँ। और ये जो r है, ये जो r है, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, r परपेंडिकुलर बाय कॉस थीटा। तो दिस विल बी r परपेंडिकुलर सेक थीटा ना, r परपेंडिकुलर सेक थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू dv/dt इंटू dx इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा और सेक थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r परपेंडिकुलर डिवाइड बाई 2 dv/dt इंटू dx। सो दैट इज योर dv, दैट इज योर dv। अगर यहाँ से यहाँ तक आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा तो इसी को इंटीग्रेट करेंगे। dv/dt का तो कुछ फिक्स वैल्यू आएगा, दैट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। इंटीग्रेशन ऑफ dx करेंगे अगर यहाँ से यहाँ तक, तो सारे dx को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, pq लेंथ आ जाएगा। तो pq लेंथ को हम लोग L0 बोल देंगे। तो डेल्टा v जो आएगा, डेल्टा v हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dv, दैट इज r परपेंडिकुलर बाई 2 dv/dt इंटू जो भी लेंथ है इंटीग्रेशन ऑफ dx, दैट इज लेंथ L। तो यही चीज़ तो हम आपको भी रटवाए, ठीक। तो अगर आपको इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन के लिए बोल दे तो आप ऐसे कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं शॉर्ट ट्रिक में। थोड़ा सा और एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग इस पर। हाँ, एक सवाल है सर, सुनिएगा। सवाल क्या कह रहा है कि 0 से कैपिटल R तक एक मैग्नेटिक फील्ड है। कितना है मैग्नेटिक फील्ड, B0। कितना है मैग्नेटिक फील्ड, कहो हाँ। कांस्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड पूरे इलाका में, ठीक। समय के साथ भी बदल नहीं रहा, पोजीशन के साथ भी बदल नहीं रहा। अब क्या किया गया, इस रिंग के सेंटर से कौन सा, मतलब इस रीजन के सेंटर से कोइंसाइड करता हुआ एक रिंग जिसपे टोटल चार्ज Q0 था, वो कुछ इस तरीके से रिंग को रख दिया गया, और एक झटके में अचानक से मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑफ कर दिए। तो मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑफ करने के बाद ये पाया गया कि इस रिंग के पास कुछ एंगुलर वेलोसिटी आ चुका है, ठीक है। मैं उस एंगुलर वेलोसिटी का वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा हूं कि स्विच करने के बाद ये रिंग रोटेट करने लगा। पहली बात तो क्यों करने लगा, और जब करने लगा तो कितने एंगुलर वेलोसिटी से वो रोटेट करने लगा, मैं वो जानना में इंटरेस्टेड हूं। आप सवाल लिख लीजिए, मैं ही बता दूंगा इसको। आइए सर देखते हैं करके। हाँ, पहले आपको समझ में आया कि हो क्या क्या रहा होगा। स्विच ऑफ जो हुआ होगा, कितना देर में हुआ होगा स्विच ऑफ, एक क्षण में, है ना। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड, इन्हें हेलो 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 बउआ बउआ, इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड इज एंड फाइनल मैग्नेटिक फील्ड इज 0। चेंज का खाली मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ठीक है ना। डेल्टा बी का मैग्नीट्यूड बस बता दो, तो हो जाएगा B0।
अब मान लेते हैं हम डेल्टा बी बाय डेल्टा टी कर दिए, तो वो क्या हो जाएगा, बी नॉट बाय डेल्टा टी। यस और नो? तो ये तो हो गया चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड बाय टाइम। अच्छा, पूरे एरिया में, पूरे रिंग के हर पोर्शन पे मैग्नेटिक फील्ड सेम है, पूरे ये जो पूरा सर्कुलर रीजन है। तो रिंग के थ्रू पास होने वाला फ्लक्स को अगर मैं बी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर बोल दूं तो कोई दिक्कत? तो डेल्टा फाई का वैल्यू जो है डेल्टा बी इंटू पाई आर स्क्वायर बोल दूं तो कोई दिक्कत? और डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी बराबर डेल्टा बी बाई डेल्टा टी इंटू पाई आर स्क्वायर लिख दूं तो कोई दिक्कत? काहे का दिक्कत? नो दिक्कत। और डेल्टा बी बाई डेल्टा टी को फिलहाल के लिए हम लोग लिख लेते हैं बी नॉट बाई डेल्टा टी इंटू पाई आर स्क्वायर। कहो हाँ, जोर से बोलो हाँ। वेरी गुड। तो इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा। डेल्टा बी बाई डेल्टा टी करना चाहिए था, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी काहे कर दिए जबरदस्ती? वो तो डायरेक्ट मालूम ही था ना, आर नॉट इंटू डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, स्मॉल आर इंटू डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। चलो ठीक है, एनीवे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, यही चीज होगा ईएमएफ इंड्यूस। तो ईएमएफ इंड्यूस डिवाइडेड बाय 2 पाई स्मॉल आर, यही होता है ना। तो वो चीज जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, आर बाई 2 इंटू डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, दैट इज आर बाई 2 इंटू बी नॉट बाई डेल्टा टी। नहीं समझे मेरा बात? हम जबरदस्ती कठिन कर दिए। अरे ये रिजल्ट तो डायरेक्ट मालूम ही है ना, आर बाई 2 इंटू डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। कल फ्लक्स तक चले गए, याद नहीं रहा, हम चले गए। तो डेल्टा बी बाई डेल्टा टी का वैल्यू तो सिंपली बी नॉट बाई डेल्टा टी लिख ही सकते हैं ना। वैसे भी ईएमएफ इंड्यूस जो होता है वो क्या होता है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 2 पाई स्मॉल आर। तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा ईएमएफ इंड्यूस डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। तो इसको 2 पाई आर से डिवाइड कर देंगे तो स्मॉल आर बाई 2 इंटू डेल्टा बी बाई डेल्टा टी आ जाएगा। तो स्मॉल आर बाई 2 इंटू बी नॉट बाई डेल्टा टी आएगा। वो तो डायरेक्टली फॉर्मूला ही होता है, कोई दिक्कत? अच्छा, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा किधर होगा, क्लॉकवाइज सेंस में या एंटी क्लॉकवाइज सेंस में? देखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ था, अचानक से खत्म हो गया तो घट गया। तो कुछ इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा या करंट आएगा जो कि फ्लक्स को बढ़ाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ऐसे टेंजेंशियल डायरेक्शन में। कहो हाँ। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमको मालूम चल गया। कितना चल गया? आर बाई 2 इंटू बी नॉट बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी वो क्षण है जो एकदम छोटा सा समय अंतराल जिसमें कि मैग्नेटिक इकट्ठ से गायब हो गया। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज को क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। तो इस चार्ज पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में हर छोटे से चार्ज पे छोटा सा फोर्स लगेगा। तो छोटा सा फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी क्यू। यस और नो? तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, आर बाई 2 इंटू बी नॉट बाई डेल्टा टी इंटू डी क्यू। यस और नो? बोलो सही की गलत? तो ये हो गया छोटा सा फोर्स, और वो फोर्स इसको ऐसे घुमाएगा तो वो क्या लगाएगा, एक टॉर्क। तो टॉर्क जो होगा छोटा सा, वो छोटा सा टॉर्क क्या हो जाएगा, रेडियस। ओहो, रेडियस कौन सा, स्मॉल आर इंटू डीएफ। तो स्मॉल आर इंटू डीएफ अगर हम लोग कर लेंगे तो छोटा सा टॉर्क क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर आ जाएगा ना, आर स्क्वायर बाई 2 इंटू बी नॉट बाई डेल्टा टी इंटू डी क्यू। और टोटल टॉर्क क्या हो जाएगा, यही सारे छोटे से टॉर्क का समेशन। तो क्या क्या चीज बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर बी नॉट बाय 2 डेल्टा टी इंटू डी क्यू का इंटीग्रेशन कितना, क्यू नॉट। डी क्यू का इंटीग्रेशन कितना, ये टॉर्क इस पे लगेगा, वो टॉर्क इसका क्या करेगा, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाएगा। या फिर आपको जैसे हम लोग पढ़े हुए हैं कि फोर्स इनटू टाइम होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम, तो वैसे ही टॉर्क इनटू टाइम क्या होगा, चेंज इन एंगुलर। यस और नो? तो एल फाइनल, एल इज एंगुलर, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल इज इक्वल टू टॉर्क इनटू टाइम। तो टॉर्क इनटू टाइम अगर हम लोग कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर बाई 2 बी नॉट इंटू क्यू। डेल्टा टी को खाली इधर ले आते हैं। यस और नो? ये फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल वाला पार्ट तो जीरो है।
अब फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, मास इनटू स्मॉल आर स्क्वायर, मास दिए हुए एम नॉट, तो ये हो गया एम नॉट इंटू आर स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू कुछ एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा, ये हो गया फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल तो जीरो, तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज टॉर्क इनटू टाइम, जिसका वैल्यू हो गया आर स्क्वायर बी नॉट क्यू बाय 2। कहो हाँ, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो फिर यहां पे क्या बच गया, ओमेगा का वैल्यू बी नॉट क्यू बाय 2 एम नॉट, और तो कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, क्यू की जगह पे क्यू नॉट, इसमें क्या दिक्कत है, बोलो सही की गलत, लिखो तो इसको, समझने में कोई दिक्कत, दोबारा बताएं, नो ठीक है बच्चों, ये लिख लो। यहां पे हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को खत्म करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस का या सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का। मेरा कहना है कि ये वाला पार्ट तुम लिख करके क्या करोगे, ये वाला चीज का तो डायरेक्ट रिजल्ट तुमको मालूम ही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है r/2, रेडियस के अंदर में होगा अगर तो कैपिटल आर के अंदर, r/2 इंटू डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, डेल्टा बी तो यही है ना, बी नॉट माइनस जीरो, ठीक है। डायरेक्शन तो हम लोग पता कर लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का लेंज लॉ से, तो आरएचएस में जो ऊपर में है वो उस पार्ट को तुम छोड़ सकते हो। चल, यहां पे आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म होता है। लिखना सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड सेल्फ इंडक्टेंस। देखो, जैसे एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट होता है रेसिस्टर, और उसमें एक गुण होता है जिसको हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं। एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट होता है कैपेसिटर, उसमें एक गुण होता है जिसको हम लोग कैपेसिटेंस बोलते हैं। वैसे ही अब हम लोग एक और इलेक्ट्रिकल एलिमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टर। इंडक्टर इज एन इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, है ना, और उसमें एक गुण होता है जिसको हम लोग इंडक्टेंस बोलते हैं। ये भी दो प्रकार का होता है, एक सेल्फ होता है और एक म्यूचुअल होता है। तो सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो पहला तो नाम जो है वो है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। नाम पढ़ के क्या लग रहा है, खुद के लूप में, खुद के द्वारा खुद में ही प्रोड्यूस कराया गया ईएमएफ। मेरा बात को समझिए, मान लिया जाए कि हमारे पास एक कंडक्टिंग लूप है, दिस इज अ कंडक्टिंग लूप। इसमें क्या होगा, इसमें एक करंट होगा कुछ आई, इसमें करंट होगा कुछ आई। वो करंट इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड एस्टैब्लिश करेगा, वो करंट इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड एस्टैब्लिश करेगा। कहो हाँ, यस और नो। अब वो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इस करंट पे निर्भर करेगा कि नहीं करेगा, बोलो। ये जो करंट है, सॉरी, यहां पर जो आपको हम करंट दिए हैं, ये करंट, ये बी का जो भी फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बाई आर क्यूब, वहीं से जन्म लेता है ना, कहो हाँ। तो ये जो बी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना। अच्छा, तो जो इस लूप से लिंक्ड फ्लक्स होगा, इस लूप से लिंक्ड फ्लक्स होगा, वो फ्लक्स भी इस करंट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ही होगा।
उसमें और भी फैक्टर्स आएंगे, एरिया आएगा, नंबर ऑफ टर्न आएगा ना, लेकिन करंट तो आएगा ना। तुम किसी भी लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे देख लो या सेंटर पे देख लो या किसी जगह पे देख लो, डायरेक्टली ऊपर में रिजल्ट में मैग्नेटिक फील्ड के रिजल्ट में ऊपर में आई रहता है कि नहीं, म्यू नॉट आई बाई 2r, सेंटर पे एक्सिस पे म्यू नॉट आई r स्क्वायर बाई 2x² प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। बेसिकली जब उत्पत्ति होता है उस फॉर्मूला से, किस फॉर्मूला से, बायोट-सेवर्ट लॉ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई dl क्रॉस r बाई r क्यूब। तो आई के तो प्रोपोर्शनल होगा ना, कहो हाँ। तो जो इस लूप से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई। अगर मैं आई को बढ़ाऊंगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, फील्ड लाइन का डेंसिटी भी बढ़ जाएगा, फील्ड लाइन का डेंसिटी भी बढ़ जाएगा। अब इस फ्लक्स को, अगर इस फ्लक्स को समय के साथ बदलने लगे, कैसे बदलेंगे, करंट को बदल के, करंट को, तो अगर मैं ऐसा कह दूं कि डी फाई बाई डी टी, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डी आई बाई डी टी के, है ना, बोलो। अब ये जो फ्लक्स के लिए यहां पे एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है, उसको हम लोग बोलते हैं, एल से डिनोट करते हैं, बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। इज दैट ओके? फाई में जो एल आएगा, एल को हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। और यहां पे डी फाई बाई डी टी, या फिर अगर ईएमएफ इंड्यूस्ड बोल दे तो ये हो जाएगा माइनस डी फाई बाई डी टी, दैट इज माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इज दैट ओके? अब हम तुमको बस ये समझाना चाह रहे हैं बच्चों कि इसमें हुआ क्या, इस प्रक्रिया में हुआ क्या। इस ये जो लूप है, इस लूप से पास होने वाला फ्लक्स, इस लूप से पास होने वाला फ्लक्स वो खुद के करंट पे निर्भर कर रहा है। इस लूप से पास होने वाला फ्लक्स खुद के करंट पे निर्भर, और अगर इस करंट को मैं बदलूंगा तो इस लूप में ही एक बैटरी का जन्म हो जाएगा, इस लूप में ही एक बैटरी का जन्म, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अरे है ना, बोलो। तो ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ये खुद के लूप में बदलने वाले करंट की वजह से अपने लूप में एक बैटरी का जन्म लेना, दैट इज सेल्फ इंडक्शन, दैट इज सेल्फ इंडक्शन, है ना। एंड जो बैटरी बनेगा उसको बोलेंगे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। यस और नो? मेरा बात को समझना, अगर करंट इस तरीके का है, हम यहां से देख रहे हैं, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज करंट, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। अगर इस करंट को मैं समय के साथ बढ़ाऊं तो ये फील्ड लाइन का डेंसिटी बढ़ने लगेगा, फील्ड लाइन का डेंसिटी। तो इसमें जो एक बैटरी बनेगा वो कुछ ऐसा बैटरी बनेगा, इसमें कुछ बैटरी ऐसा बनेगा। वो क्या करेगा, वो कुछ ऐसा नया करंट लाने का कोशिश करेगा जो कि इस बढ़ते हुए फ्लक्स को घटाएगा, है ना। समझ में आया बात? ये जो बैटरी है, दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये जो प्रक्रिया है, ये जो फेनोमेना है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। यस और नो? और इस फ्लक्स को कैलकुलेट करने में हम देखते हैं कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई। वहां पे जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ऐसा चीज हम नया पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, हम इसमें भी पढ़ते थे। Q प्रोपोर्शनल टू V था या V प्रोपोर्शनल टू Q था, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम लोग C बोल देते थे, है ना, या 1/C बोलते थे टेक्निकली। ठीक, तो ये कांस्टेंट का नाम हम लोग कैपेसिटेंस देते थे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में डेल्टा V बराबर आई आर, डेल्टा V प्रोपोर्शनल टू आई, या ज्यादा बेहतर है क्या है प्रोपोर्शनल टू डेल्टा V। ले ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम लोग रेसिस्टेंस बोलते थे। वैसे यहां पे जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडक्टेंस। कौन सा इंडक्टेंस? सेल्फ इंडक्टेंस। खुद के करंट की वजह से, खुद का करंट की वजह से खुद में एक फ्लक्स स्टैब्लिश किया, और अपने करंट को अगर वो बदलने लगा तो अपने ही लूप में अचानक से एक बैटरी का जन्म हो गया। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। द ईएमएफ दैट इज जन्म लिया उसको कहेंगे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और फाई का जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। इज दैट ओके? कहो बच्चों हाँ। अच्छा, अब एक बात बताओ कि क्या ये सेल्फ इंडक्टेंस फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या? अरे भाई हर चैप्टर में पढ़ाए फिर तो। ये जो L है, इज दिस प्रोपोर्शनल टू फाई?
एल बराबर हो गया क्या 5 बाई एल प्रोपोर्शनल टू 5 या एल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। क्या ये बात सही है? कंप्लीटली गलत है। ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। अगर आप करंट को बढ़ाइएगा तो फ्लक्स बढ़ जाएगा, करंट को घटाइएगा फ्लक्स घट जाएगा। एल इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, फाई एंड आई। अब एल किन चीजों पे निर्भर करेगा? जैसे कैपेसिटेंस जो था वो क्यू और वी पे निर्भर नहीं करता था, वो डायमेंशन पे, मटेरियल पे, मीडियम पे, ओरिएंटेशन पे, इन सब पे निर्भर करता था। जैसे रेसिस्टेंस डेल्टा वी बाय आई होता था, लेकिन वो डेल्टा वी और आई के से उसका कोई लेना देना नहीं है, ना वो पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ना करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। वो क्या था? उस कंडक्टर के डायमेंशन, लेंथ रो एल बाई ए था ना, तो लेंथ पे, एरिया पे, माने डायमेंशन पे, और जो रेसिस्टिविटी या कंडक्टिविटी कर लो मटेरियल पे, उस पे निर्भर करता था। कहो हाँ। तो वैसा ही कुछ यहां पर भी होगा। हम उसको बाद में साबित कर देंगे कि भाई ये किन किन चीजों पे निर्भर करता है। लेकिन अभी तो जो बात हम बताए उसमें ये बात फ्लक्स और आर, फाई और आई दोनों से इंडिपेंडेंट है। ठीक है क्या? एल कहो हाँ। रुक जाइए 2 मिनट। और ये किन चीजों पे निर्भर करता है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है, डायमेंशन, यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज हेनरी, इज हेनरी डिनोटेड बाय कैपिटल एच। वैसे कह ले तो वेबर पर एम्पियर, वेबर बाय आई ना, फाई बाय आई, फाई का यूनिट होता है वेबर, आई का एम्पियर। तो एक हेनरी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? वेबर पर एम्पियर। वेबर पर एम्पियर। याद रखना है इंड्यूस्ड, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज माइनस एल डी आई बाई डी टी, फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई, एल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। बाकी चीजें इस पे हम लोग समय के साथ डिस्कस करेंगे, पहले इसको लिख लीजिए।